ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है जो इन्होंने कभी सीए को लेकर कभी एसआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया? देश को आप कुछ दिनों के लिए आगजनी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं, और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं कहता हूं मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार हैं। आप बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य हैं, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुचे राज्य भी हैं, और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इसीलिए विपक्ष कतई स्टेज के ऊपर पड़ने वाले बोझ को तो आधार बनाने का काम ना करे, बट हाँ बताए कि अगर हम लोग 125 दिन ज्यादा दे रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसके तहत अंडरटेक कर रहे हैं, क्या हम लोग वो गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? मनरेगा में अभी तक कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कोई एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू मेक श्योर कि इसमें लीकेजेस ना के बराबर हो। इस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर जाने का काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश में, हमारे बिहार में लोगों तक ये मैसेज जाए कि किस तरीके से इस योजना से आने वाले दिनों में हमारे गरीब मजदूरों को सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया है। हर योजना जो हम लोग लेकर आते हैं, विपक्ष सीधा उसको भ्रमित करने का काम करता है। महिलाओं को सशक्त करने की सोच के साथ जो 10,000 रुपए वाली योजना लाई गई, उसको भी उसी तरीके से कि रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। भैया समझ में आता है आप लोगों को कि फर्क क्या है दो चीजों में? और मुझे खुशी है एक सहयोगी होने के नाते मैं स्वागत करता हूं ऐसी योजना का, क्योंकि ये उन फ्री बीज में नहीं गिना जा सकता कि आपको महीने के इतने रुपए मुफ्त में आपको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ये महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। 10,000 रुपए से आप अपना प्रोजेक्ट बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद 1,90,000 रुपए और टोटल 2 लाख रुपए की योजना से आपके व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि ये रकम एक छोटे उद्योग को लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने में काफी है। मेरे खुद के मंत्रालय में पीएमएफएमई की योजना इसी सोच के साथ है, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को हुआ, और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उसमें बिहार रहा इस साल हम लोग का, जहां पे पीएमएफएमई ने बेस्ट परफॉर्म किया, जहां पे छोटे उद्योग लगा के गांव देहात में रह रहे महिला पुरुष अपने आप को उद्यमी बना के जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में आते हैं, 2-4 लोगों को अपने नीचे रोजगार देने की क्षमता वो तैयार करते हैं। ऐसे ही इस योजना के तहत 10,000 और 1,90,000 से जब महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होंगी तो पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी होंगी। इन योजनाओं का ये लोग विरोध करते हैं, और सवाल वही कि भैया आपको भी तो पूरा समय दिया गया था ना, उस वक्त आप कर लेते। 2000 का पूरा दशक यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही थी, सुधार कर लेते इन योजनाओं में। और इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं को बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किए जाते हैं। बट ऐसे में इस विषय को लेकर भ्रम फैलाना, मैं मानता हूं ये कतई उचित नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलकर, डराकर लोगों को अपने पक्ष में करने की एक परंपरा की शुरुआत कर रखी है। इनको पता है कि इनकी काबिलियत के आधार पर ये लोग कभी वापस सत्ता में नहीं आ सकते, तो ये चाहते हैं कि लोगों में डर भय का माहौल सांप्रदायिकता के आधार पर हो, लोगों को भ्रमित करने के आधार पर हो, बनाकर कैसे उनको अपने पक्ष में किया जा सके। पर बिहार की जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को नकारने का काम किया, आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव है, असम में हो, बंगाल में हो, मैं मानता हूं कि वहां पर भी जहां असम में हम लोग वापस आएंगे तो वहीं एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपनी भूमिका को इन राज्यों में निभाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। हमारे खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी को प्रभारी की जिम्मेदारी देकर पिछले 3 दिन से उनका प्रवास वहीं पर चल रहा है, जहां संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं के सुझावों को एकत्रित किया जा सके, ताकि उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का केंद्रीय संसदीय बोर्ड चुनाव की दृष्टि से बंगाल में हम लोग की क्या भूमिका रहेगी इस पर अंतिम फैसला ले सके। इन तमाम विषयों को कि हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इन योजनाओं का असर है कि आज देश में केंद्र की सरकार और एनडीए का गठबंधन हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, और इसका लाभ बाकी राज्यों में भी हम लोग को मिलेगा, विपक्ष भले कितना भी भ्रम फैला ले। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से एसआईआर पर भ्रम फैलाकर इन लोगों ने हमें बिहार जीतने में मदद की, उसी तरीके से अब जी राम जी का विरोध कर ये हम लोग को बंगाल जीतने में भी हम लोगों की ही मदद करेंगे। सेल्फ गोल करने के लिए कांग्रेस, उनके सहयोगी, उनके नेता जाने जाते हैं, तो यकीनन इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। नववर्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, जहां आने वाले दिनों में बहुत जल्द राष्ट्रीय समिति में भी कई बदलाव पार्टी के द्वारा किए जाने हैं। मैं मानता हूं कि इस महीने के आखिर तक उसको भी आप सबके साथ साझा कर दिया जाएगा और उसी के अनुरूप बिहार में भी संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में नई जिम्मेदारियां पार्टी के कई नेताओं को दी जाएंगी। पार्टी आज एक मजबूत स्तर पर पहुंची है। हमारे विधायकों की एक अहम भूमिका है, हमारे मंत्रियों की एक अहम भूमिका है, जहां संजय सिंह जी, संजय पासवान जी बिहार कैबिनेट में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जब भी आप लोगों के कोई तीखे सवाल आते थे तो मेरे पास जवाब होता था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं। पर अब अगर जब आप ये तीखे सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरी जवाबदेही और ज्यादा बनेगी, क्योंकि इस सरकार का हिस्सा हूं मैं। मेरे मंत्री हर उस योजना का हिस्सा हैं जो फैसले बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी को गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के सचेतक के तौर पे राज्य मंत्री के दर्जा के साथ ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, और इसी तरीके से पार्टी के तमाम हमारे विधायक आने वाले दिनों में विधायकों की भी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार के पास ये समय नहीं है कि हम लोग ये कहें कि अब काम शुरू होगा। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुगर मिल का मुद्दा अलग अलग मंचों पे मेरे द्वारा तो उठाया ही गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चिंतित रहे। ये एक अहम विभाग की जिम्मेदारी हम लोग के पास है, जिसके ऊपर फैसला पहली ही कैबिनेट में लिया गया है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे प्रदेश को मिलेगा, और 5 सालों के बाद जब पुनः हम लोग चुनाव में जाएंगे तो इस चुनाव में किए गए हर एक वादे को पूरा करते हुए पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। जनता ने जितना विश्वास किया है मुझ पर, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में पिछले साल के अंतिम महीने में जब की थी, मैंने कहा था कि एक आभार यात्रा पर मैं खुद बिहार की जनता के बीच में निकलूंगा। उसकी भी रूपरेखा मोटा मोटी तैयार कर ली गई है। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी के नेतृत्व में इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द मुझे लगता है खरमास समाप्त होते होते तक आप सबके साथ उसको भी साझा किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए
15 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार प्रदेश में यहीं पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने दही चूरा का आयोजन रखा है। आज मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, जहां उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ दही चूरा के भोज के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के तमाम साथियों को इसका निमंत्रण दिया है। मैं आप सबसे भी व्यक्तिगत तौर पर यह आग्रह करूंगा कि आप सब भी उसमें सम्मिलित हों और मकर संक्रांति से एक नई ऊर्जा, नई सोच, नए जोश के साथ हम लोग विकसित बिहार के निर्माण में सब मिलकर अपना योगदान दें। तभी 2047 तक हम लोग विकसित भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष आपने कहा मनरेगा को लेकर एक केंद्र सरकार जो ला रही है वो मनरेगा को बेहतर करने के लिए, लेकिन उधर विपक्ष जो है जो मजबूती से खा वो वही कह रहा है कि जो बोझ है राज्य पर लाखों करोड़ रुपया बोझ आ रहा है। क्यों राज्य की चिंता कर रहे हैं? पूछिए ना, कितनी जगह सरकार है इनकी कि इनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकारें बता दीजिए ना, कितनी जगह है कि ये इतना परेशान हो रहे हैं। जो बड़े राज्य हैं बंगाल, तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला है। कैसे खत्म होगा? हाँ, विपक्ष पूछ रही है कि नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे? नामकरण हम लोगों ने किया ही नहीं। यही तो मेरा विषय है भैया, कि आप इसको नाम पर ही उलझा के रख रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरिट पे चर्चा कीजिए ना, मेरिट पे चर्चा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने 100 से 125 डेज का हम लोगों ने जिक्र किया, जब हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, हम लोगों ने जवाबदेही हम लोगों ने तय की, जब हम लोगों ने निगरानी की व्यवस्था की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम लोगों ने राज्य को जिम्मेदारी दी, और क्योंकि अब राज्य की भी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होगी आर्थिक तौर पर भी, तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद भी उनके कोई स्पेसिफिक काउंटर है, आप बात करिए उस विषय पर ये लोग सिर्फ नामकरण पर ही उलझा कर भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत है। एक नहीं, देखिए, एक तो पहली बात तो नववर्ष में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं तमाम अपने विधायकों के साथ बैठकर न सिर्फ नववर्ष की शुभकामनाएं, बल्कि आने वाला साल, अब ये महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में मेरे विधायकों की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, पार्टी के संगठन के प्रति, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर अब मुझे लगता है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों की क्या भूमिका, क्षेत्र में क्या भूमिका, सदन के भीतर क्या भूमिका। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सशक्त आवाज बना है पहली बार बिहार विधानसभा में, इससे पहले 2005 में ये परिस्थिति आई थी, पर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे मेरे विधायक। तो ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचे हैं, तो पार्टी के विषयों को कैसे रखना है, किन किन विषयों पर कैसे चर्चा में भागीदारी देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज थोड़ी विस्तृत चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। बंगाल में चुनाव है, बंगाल चुनाव के बारे में, बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर, जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार, असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट
ये होगा कि मैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा लोकसभा चुनाव और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूँ अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा, और उससे पहले मेरा खुद का आकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम लोग कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होऊंगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना होगा। लोकसभा चुनाव में 2 साल पूरे हो गए हैं, मालूम भी है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए, मैं ये तो नहीं कहता कि आरोपियों की धरपकड़ करने से, सजा देने से उस बच्ची की पीड़ा का हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे, नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं किसी भी परिस्थिति में घटनी ही नहीं चाहिए, और ये सुरक्षा से ज्यादा मानसिकता पे सवाल खड़े करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग समाज में घूम रहे हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। मैं एक्शन जितने हुए हैं वो तो एक तरफ, पर ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने भी आरोपी हैं, जिनको पकड़ा गया है वो भी, और जितने पर भी आरोप सिद्ध होंगे, कड़ी से कड़ी सजा। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध हैं जिनको कतई, जिसमें कोई भी मोह माया दया नहीं हो सकती। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, और समय रहते हुए मैं इसको अनंत काल तक भी खींचने का मौका नहीं दूंगा। समय रहते मिलेगा, पर मैं पुनः कहता हूं कि उस बच्ची की पीड़ा को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, समाज को भी सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। ये मानसिकता, ऐसे लोग हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, ये सोचना भी कल्पना के परे है। बट सरकार की जो जिम्मेदारी है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये विश्वास जरूर दिलाना। लोकसभा चुनाव लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जो सांसद निधि फंड से जो खर्च होते हैं, आपकी सांसद महोदया शांभवी चौधरी अभी तक 1 भी रुपया फंड से खर्च नहीं किया, एक रिपोर्ट के अनुसार है। प्रभु, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? मैं रिपोर्ट्स पे नहीं, मैं परफॉर्मेंस पे विश्वास रखता हूँ। और मेरी पार्टी की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल अपने सांसदों से फीडबैक लेते हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर। सेम यही फीडबैक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तमाम सांसदों से मांगा गया है, और जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में सबमिट कर दी गई है। मैं विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये विश्वास आपके माध्यम से जनता को हो कि मैं सिर्फ अपने सांसद विधायकों को सिर्फ चुनाव जिताने तक के लिए ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र में बेहतरीन रहे, ये भी जिम्मेदारी मेरी बनती है, और ये अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ये चर्चा होती है। आपने, मुझे नहीं पता कौन सी रिपोर्ट के आधार पर, मुझे लगता है बाद में शांभवी आपके साथ इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगी, पर सांसद निधि का 1 भी रुपया फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक नहीं रहेगा। कई बार एज अ स्ट्रैटेजी मैं भी कई बार ये करता हूँ कि हम लोग लास्ट तक एक चंक को हम लोग होल्ड कर रखते हैं। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, कुछ अनफोर्सीन इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको राशि की तत्काल इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग एक अमाउंट को हम लोग होल्ड करके रखते हैं। ये हर सांसद का एक अपना वर्किंग का तरीका होता है। सवाल आपका तब जायज बनेगा जब फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में या कार्यकाल की समाप्ति पर अगर उसके बाद भी अनयूज कोई फंड रह जाता है, तब आपका सवाल जरूर जायज होगा। बट अगर अभी आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, मैं मानूंगा थोड़ा सा जल्दी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप लोग के सामने रखी जाएगी, ये भी मैं शेयर करूंगा। बंगाल में घुसपैठियों को लेकर क्या कहिएगा? चिराग भैया, हमारे संपर्क में, तो
ये बातें पता है जितनी सनसनीखेज लगती हैं सुनने में ना, इनका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़ें, या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं इतना मैं जरूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं खुद भुगतभोगी रहा हूं, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूं जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूं। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोग को चाहूंगा कि आप में से जो साथी उस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोग के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर थोड़ा इस पर विकास डालेंगे। देखिए, घुसपैठियों को लेकर मेरी सरकार की सोच एकदम स्पष्ट है कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। चिन्हित कर एक एक घुसपैठिए को बाहर फेंका जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, भले वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, उसके ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी। ये भी विश्वास दिलाता हूं। भाई मेरे विभाग का अगर आप जिक्र करें तो लगभग पिछले 1.25 साल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कराकर बिहार में निवेश लाने का कार्य किया। मैं अभी अपने मंत्रालय की योजनाओं पे नहीं जा रहा हूँ, उसका मैंने जिक्र किया कि मेरे पीएमएफएमई जो हम लोग की योजना है उसका एक क्रॉस इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है तो वो बिहार का ही रहा है। ऐसे ही पीएमकेएसवाई के माध्यम से भी बिहार में कई यूनिट्स की स्थापना की गई। बट फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार कनेक्ट हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, आप सबने भी उसको कवर किया था। उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर मीट किया था, जहां पे हम लोगों ने 70 देशों से हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पर। और साथ ही में वर्ल्ड फूड इंडिया जो हम लोगों का फ्लैगशिप इवेंट रहता है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली
अगर देखा जाए तो लगभग पिछले साल सवा साल में 10,000 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार में हम लोग लाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस निवेश के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की जा रही है। विस्तृत डिटेल भी बहुत जल्द मैं आप सबके साथ लिखित रूप में साझा कर दूंगा। साथ ही में जो एक सबसे बड़ी योजना मेरे विभाग की है, मेरे पिता जिस विभाग में गए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके उस मंत्रालय का जो सबसे बड़ी योजना है उसको कैसे हम लोग बिहार लेकर आए। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण में निफ्टम, जो कि एक INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है और अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम है, एक कुंडली हरियाणा में है और दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में इस बात की औपचारिक घोषणा की गई थी कि तीसरा निफ्टम बिहार को मिलने जा रहा है। हम लोगों ने उसके लिए जमीन ढूंढनी भी शुरू की है। इससे पहले इस विभाग को नीतीश मिश्रा जी देख रहे थे, पर अब दिलीप जायसवाल जी से मेरी आज सुबह भी उनसे बातचीत हुई है निफ्टम को लेकर जमीन के लिए। उन्होंने एक जमीन का प्रस्ताव भी दिया है और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट खाद्य प्रसंस्करण को लेकर बिहार को एक अलग पहचान ये इंस्टीट्यूट दिलाने का काम करेगा और मैं मानूंगा कि समय रहते 2-1 साल में ही इसके निर्माण कार्य को भी हम लोग पूरा कर दें। ये इनिशियल स्टेज में खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़ी हुई जो हम लोगों ने काम किए हैं ये वो है। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, वो यहाँ पर जितना भी एथेनॉल प्लांट लगा है बिहार में उसका सप्लाई जो है घटा दिया गया, 50% सप्लाई हो रहा है। ऐसे में क्या है, आप मुजफ्फरपुर में दिखवा लीजिए, अन्य जगह भी बंद हो गया है, 1 महीना चलता है बंद हो जाता है। इसके लिए नहीं, और इसके लिए काफी लोग चिंतित हैं। हमारी सांसद यहीं बैठी हैं। ऐसी चिंताएं हम लोगों के संज्ञान में आई हैं और इसको औपचारिक तौर पर भी, और ये मेरे माध्यम से ही नहीं बिहार सरकार के माध्यम से भी इसको केंद्र के समक्ष रखा गया है। ये एक ऐसा नीतिगत फैसला है जिसमें देश भर के राज्यों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जाना है। केंद्र के पास गंभीरता से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इस उद्योग से जुड़े हुए जितने बिहारवासी हैं वो फिलहाल एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी उनको प्रभावित कर रही है, पर मैं मानता हूं कि जल्द कोई ना कोई रास्ता इसको लेकर निकलेगा। बिहार सरकार भी लगातार, सम्राट जी भी लगातार केंद्र के संपर्क में है और हम लोग भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जरूर इस पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। बंद नहीं होगा ना। देखिए, हम लोग बंद किए हुए मिलों को खोलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्था चल रही है वो बंद ना हो, ये हम लोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। प्रभु देखिए, अब मैं आराम से बैठा हूं, पर मैं चाहता हूं आप लोग खुद ही बोल दें कि भैया अब हो गया, अब तो सवाल भी खत्म हो गया। हाँ, देखिए, भारत रत्न पे मैंने कहा कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान को देने के लिए आधार पहले से ही तय है। समय समय पर हर किसी ने अपने नेता के लिए अपनों के लिए इसकी मांग करने का काम किया और समय समय पर अलग अलग सरकारों ने बड़े बड़े लोगों को इस सम्मान से सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में ये आवाज मुख्यमंत्री जी की पार्टी के द्वारा भी उठी है। मैं ये मानता हूं कि अगर आधार की बात करें तो वो काबिलियत जरूर है, पर ऐसे में ये फैसला कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे लगता है कि ये सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार के समक्ष लोग अपनी बातों को रखें, परंतु गतवा फैसला सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।